नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की करारी हार, 3 दिन में ही भारत ने जीता टेस्ट मैच। गुजरात में फिलहाल जंतरी की कीमत में बढ़ोतरी पर रोक, 15 अप्रैल के बाद लागू होगी दाम बढ़ोतरी। और सबूत के साथ बड़ौदा डेयरी के भ्रष्टाचार पर केतन इनामदार ने उठाई आवाज, पदाधिकारियों पर लगाए सनसनीखेज आरोप। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मुकाबला एक पारी और 132 रनों से जीत लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। नागपुर के जामथा क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 91 रनों पर समेट दिया। इससे पहले भारत की पहली पारी 400 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में मेजबानों को पहली पारी में 223 रनों की बढ़त मिली थी। भारत के सामने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन टीम ने तीसरे दिन ही घुटने टेक दिए। टीम ने तीसरे दिन दूसरे सेशन में सभी 10 विकेट गंवा दिए। भारत पारी और 132 रन से जीता। दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। इससे पहले तीसरे दिन स्टीव स्मिथ नो बॉल पर बोल्ड हो गए थे। विराट कोहली ने डेविड वार्नर का आसान कैच भी छोड़ दिया। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट मिले। वहीं अक्षर पटेल के खाते में भी 1 विकेट गया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज का पहला शतक जड़ा। उन्होंने भारत की पहली पारी के 63वें ओवर में ऑफ स्पिनर टोड मर्फी की बॉल पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। गुजरात सरकार ने अचानक प्रॉपर्टी पर ली जाने वाली जंतरी के दाम दुगने कर दिए थे, जिसका पूरे राज्य में विरोध हो रहा था। ऐसे में अब राज्य सरकार ने 15 अप्रैल के बाद नई दाम बढ़ोतरी लागू किए जाने की घोषणा की है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे खूब ज सकारात्मक निर्णय जंतरी बाबतना विषयમાં લીધો છે। કેટલાય બિલ્ડરો અને રિયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલા લોકોએ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ સાથે ખૂબ સકારાત્મક માહોલમાં મીટિંગ કરી હતી અને બધાની માગણી હતી કે આ જંત્રીનો અમલ ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં ન થાય અને નાણાકીય વર્ષ પછી થાય એ પ્રમાણેની રજૂઆત હતી। तो आ बाबतમાં आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे जे 4 તારીખથી અમલમાં આવેલા જંત્રીના ભાવો એ 15/4 સુધી એને મુલતવી રાખી અને 15/4 પછી જ જંત્રીના ભાવો નવા અમલમાં આવશે એ પ્રમાણેનો નિર્ણય લીધો છે। અને આ નિર્ણયથી ખૂબ બધા લોકોને ખૂબ મોટો ફાયદો કે જેમને નાણાકીય વ્યવહારો કરી દીધા છે એ બધાને થવાનો છે। તો આ બાબતમાં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને પણ અભિનંદન આપી અને એમની જે માગણીઓ હતી એ માગણીઓ પૈકીની મહત્વની એવી માગણી એ 15/4 સુધી નવી 15/4 પછી જ નવી જંત્રી અમલમાં આવશે અને 15/4 પહેલાં જે લોકો દસ્તાવેજ કરશે અથવા તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એમની જે લાગશે એ જૂના ભાવ પ્રમાણે જ લાગશે અને એ લોકો પોતાના થયેલા વ્યવહારોને અમલી બનાવી શકશે। गुजरात की वडोदरा में कार्यरत बड़ौदा डेयरी में चल रहे भ्रष्टाचार को हमेशा से उजागर करते आए सावली के भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतन इनामदार ने फिर एक बार आज पत्रकार परिषद में भ्रष्टाचार पर आवाज उठाई। बड़ौदा डेयरी ना नियामक मंडल અને એના એમડી સામે છેલ્લા ઘણા સમયથી મારી એક ઝુંબેશ છે। બરોડા ડેરીના નિયામક મંડળ જે પણ નિર્ણય કરતો હોય છે એ નિર્ણય સંસ્થાના હિતમાં નથી કરતો, સભાસદોના હિતમાં નથી કરતો અને જે પણ અમુક વિગતો મારી પાસે છે એમાં એવું ચોક્કસ ફલિત થાય છે કે નિયામક મંડળ અને તેનામાં બેઠેલા એમડી સહિતના સત્તાધીશો એમાં પોતાનો મેલાફાઇડ ઇન્ટેન્સ કંઈક ને કંઈક રાખીને જ નિર્ણય કરતા હોય છે અને સંસ્થાને તેમજ સભાસદોને બહુ મોટું નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે। મારી પાસે જે વિગત છે એ પ્રમાણે
હું પહેલાં તમને સ્ટાર્ટ કરીશ કે બરોડા ડેરી એ એક સુગમ પ્લાન્ટ ખાતે આવેલ કોલ્ડ રૂમના વાર્ષિક મેન્ટેનન્સ આપતી વખતે રૂપિયા 10 લાખનો ભ્રષ્ટાચાર કરેલો છે. સુગમ પ્લાન્ટ ખાતે કોલ્ડ રૂમના વાર્ષિક મેન્ટેનન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ આપતી વખતે જે ટેન્ડર આવ્યું હતું એમાં સૌથી ઊંચું ટેન્ડર હતું 31 લાખનું અને ત્યારબાદ લોએસ્ટ ટેન્ડર હતું 24 લાખનું. પણ આ લોકોએ એને 29 લાખનું ટેન્ડર કરાવડાવ્યું. આ જે રીતે હું જાણું છું ત્યાં સુધી ને જે રીતે મને વિગત જાણવા મળી છે રીતે કે આ લોકો પહેલાં બીડ આવતા હોય છે બીડને ખોલે છે, ખોલ્યા બાદ તેના ભાવ જુએ છે અને લાગે છે કે ભાઈ હજુ પણ પાર્ટી જો બેસીને કંઈક નવું સેટિંગ થાય એવું છે તો એ પાર્ટીને ત્યાં બોલાવવામાં આવે છે અને એ પાર્ટી પાસે ફરી એક વખત ભાવ ભરાવવામાં આવે છે. હવે જે મારી પાસે એવિડન્સ છે એવો છે કે જે આ મેન્ટેનન્સનું ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે એ ટેન્ડર જે 24,45,950 પ્લસ જીએસટી 18%, એમાં જે ટેન્ડરની અંદર ઓપન બિફોર યુઝનો જે સિક્કો માર્યો છે એ સિક્કા સહિતની કોપી મારી પાસે છે. હવે આ જ ટેન્ડર આપ્યું છે જે 24,45,950નું હતું એ ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે 29 લાખમાં. એટલે 5 લાખનો સીધો જ તફાવત ત્યાં આગળ થાય છે. હવે આ જે છે એ બરોડા ડેરીના સત્તાધીશો જે આ પ્રોસિજરના જે કહેવાતા લોકો છે એમની જ સાઇન છે. મારે જાણવું છે તપાસમાં કે હકીકત શું છે. આ મારી પાસે આવેલું છે પેપર, એની અંદર આ જે સાઇન છે એ જે તે જવાબદાર વ્યક્તિઓની જ છે. અને આ જે કોપી હું તમને જે બતાવી રહ્યો છું એ કાંઈક તેની કોપી છે ખબર કે જે 24 લાખનો જે ભાવ આવ્યો હતો એ 24 લાખનો ભાવ 29 લાખ સમથિંગ થયો અને ટેન્ડર આપ્યું છે 29 લાખવાળા. પણ આ 24 લાખવાળો જે સૌથી લોએસ્ટ હતો અને એને એ જ ટેન્ડર જેને આપવામાં આવ્યું છે એનો એ જ ભાવ, એનો જે એજન્સીનો જે ભાવ છે 24 લાખનો એ જ એજન્સીને 29 લાખમાં કામ આપવામાં આવ્યું છે. અને ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય કે ના કહેવાય એ તપાસનો વિષય છે. મને લાગે છે કે અને 100% એ મોટો ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. બરોડા ડેરીના અણઘડ વહીવટમાં એક મોટામાં મોટું એવું છે કે ભાઈ બોડેલી ચિલિંગ સેન્ટર ખાતે બનાવવામાં આવેલી 2.5 લાખ લીટર દૈનિક કેપેસિટીના દૂધ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટના ક્ષમતા પ્રમાણે ઉપયોગ નહીં કરી બરોડા ડેરીએ દર માસે મોટું આર્થિક નુકસાન ડેરીના એમડી તેમજ નિયામક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. બરોડા ડેરીના 2022માં મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, કામદાર વગેરેની જરૂરિયાત ના હોવા છતાં પણ લાગતા વળગતાઓને નિમણૂક કરી બરોડા ડેરીને નિયામક મંડળ દ્વારા આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવામાં આવેલ છે. એની માહિતી હું તમને આપવા માગું છું કે આ કોને નોકરી આપી એ તમને કહું. એ જે નોકરી આપી છે એમના તમને એ કોના સગા છે. કારણ કે એ કહેશે કે ભાઈ અમે તો પ્રોસિજર કર્યો છે, પ્રોસિજર મેરિટ આધારે નોકરી આપી છે. મને એવું ખબર નથી પડતી કે બધા જ ડિરેક્ટરોના સગાવાળા આટલા મેરિટ પર હોય ને કદાચ આખા ગુજરાતના આખા બરોડા શહેર કે બરોડા જિલ્લામાંથી આટલા પશુપાલકોના સગાવાળાઓ કોઈ મેરિટમાં ના આવતા હોય એવું તો લાગતું નથી. હું તમને કહીશ કે આની અંદર જે બરોડા ડેરીના હાલ ડિરેક્ટર છે એ ડિરેક્ટરમાં એક પહેલાં તો રમેશભાઈ બારિયા, જે પહેલાં બરોડા ડેરી ડિરેક્ટર, તેઓ અગાઉ જિલ્લા રજિસ્ટર કચેરી ખાતે વડોદરા ખાતે ફરજ બજાવતા હતા. તેમની વય નિવૃત્તિ થયા પછી બરોડા ડેરીના નિયામક મંડળમાં હાલ ચાલુ છે તેમની દીકરીના નામે અંકિતા બારિયા, જે માર્કેટિંગ વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. હાલના કાર્યકારી પ્રમુખ જીબી સોલંકી તેઓના જમઈ જીકે ચૌહાણ, સગા જમઈ, એ એડમિન ઇન્ચાર્જ તરીકે ફરજ બજાવે છે. જીકે ચૌહાણ, હા, એડમિન ઇન્ચાર્જ તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેઓનો ભાણો યુવરાજથી સેનેટરી વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. તેમના ભાણેજ જમાઈ મૃગેશ ચૌહાણ, જે એન્જિનિયરિંગ વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. તેમજ હાલના ડિરેક્ટર કુલદીપસિંહ રાહુલજી તેમના સગાભાઈના દીકરાઓ
જયરાજસિંહ સંજયસિંહ રાહુલજી એ પ્રોડક્શન સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેમજ હાર્દિક સંજયસિંહ રાહુલજી તે પણ એમના હગાભાઈનો છોકરો છે, તેઓ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર તરીકેની ફરજ બજાવે છે. તેમની ભત્રીજાની વહુ કીર્તિબેન જયરાજસિંહ રાહુલજી તેઓ ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ સુપરવાઇઝર તરીકેની ફરજ બજાવે છે. તેમજ તિલકવાડાથી ડિરેક્ટર જ્યોતિન્દ્રસિંહ પરમારની દીકરી નેહાબેન જેઓ પરચેસ વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. તમે વિચાર કરો કે આ ડિરેક્ટરોના જ સગા સંબંધીઓને નોકરી મળી છે. હું માનું છું કે કદાચ એ કહેશે કે આ તો અમે પ્રોસિજર કર્યો હતો અને ભરતી પ્રોસિજર આધારિત કરી હતી. હવે તમે વિચારો કે આપણા જ લોકો આપણી જ સંસ્થા અને સંસ્થામાં જે સત્તાધીશો જે પોતે નિયામક મંડળમાં બેઠેલા છે એમના લોકો જ મેરિટમાં છે, બીજા લોકો કોઈ મેરિટમાં છે જ નહીં. કોઈ પશુપાલકનો દીકરો કે દીકરી કે કોઈ જમાઈ એવા તો કોઈ છે નહીં. બીજા નંબરની અંદર કે એન્જિનિયરોની જે અત્યારે જે ભરતી છે બરોડા ડેરીમાં, એ એન્જિનિયરોની ભરતી પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બરોડા ડેરીમાં છે, જે જરૂર ના હોવા છતાં પણ ભરતી કરેલ છે. આજે બરોડા ડેરી કરતાં અન્ય મોટી ડેરીઓ જેનો વહીવટ પણ ખૂબ મોટો છે એમાં પણ જેટલા એન્જિનિયરો નથી એના કરતાં વધારે એન્જિનિયરો બરોડા ડેરીની અંદર છે. આ પણ ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર હોય એવું મને લાગે છે. એની પણ મેં તપાસ માગી છે. આવી જ રીતે હું તમને કહીશ કે વીડી કોર્પોરેશન તથા અંકુર એગ્રો જે છેલ્લા 10 વર્ષથી બરોડા ડેરીમાં રો મટીરિયલ પહોંચાડવાનું કામ કરે છે, જે યતીન સાવ ઉપરોક્ત એજન્સીના માલિક છે, તેઓના પાર્ટનરમાં હાલના કાર્યકારી પ્રમુખ જીબી સોલંકીના દીકરી પાર્ટનર તરીકે છે, જે કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યૂ દર વર્ષે તેઓને જ રિન્યૂ કરીને આપી દેવામાં આવે છે. 26 फरवरी को होने जा रहे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें रॉयल और रिवाइवल ग्रुप ने आपस में समझौता कर लिया है. गुजरात के वडोदरा शहर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया है, जिसके पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी को प्रस्तावित है. इसी बीच रॉयल और रिवाइवल ग्रुप ने आपस में समझौता कर लिया है, जिसमें प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार प्रणव अमीन को घोषित किया गया है. प्रणव अमीन हाल में बीसीए के प्रेसिडेंट है. समरजीत सिंह गायकवाड़ बीसीए के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं. बीसीए का मैदान भी कौटंबी में बनकर तैयार हो गया है. ऐसे में रॉयल ग्रुप और रिवाइवल ग्रुप ने साथ मिलकर वडोदरा में क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कही है. Maharaja of Baroda, well-wisher of cricket for years, and he spoke to the crowd very graciously. And one of the most important messages એમના જે આવેલા કે we should all be united for cricket. અને યુનિટી કે સપોર્ટના લીધે BC has managed to progress. છેલ્લા 3 વર્ષમાં we've got many accomplishments. Main is આપણું we managed to finish 5 AGMs, almost 270 crores of આપણા પૈસા we've got from BCCI. The stadium, thank you. The stadium project is almost પતવા આવ્યો છે. 2-3 મહિના જ બાકી છે સ્ટેડિયમ ફિનિશ કરવામાં. So ખાસા અચીવમેન્ટ થયા છે. The main thing for cricket is you have to have a like-minded approach કે for the good of cricket, not of a personal good. And એમાં અમારું common understanding છે સમરજીત સિંહને અમારું. And that is why we thought it's better if we join hands. Let's bring positively and focus more on the cricket. I think સૌથી વધારે important છે is cricket for the city of Baroda. And if cricket does well, BCA will prosper, city will prosper, everyone prospers. So it is that common understanding that two of us have, and that is why we are here today on this same stage. तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है, श्रीमान समरजीत सिंह और मेरी बात हुई, अब अभी नहीं 3 साल से बात चल रही है कि बड़ौदा क्रिकेट का जो भी प्रोग्रेस होना चाहिए कैसे अच्छे से हो सकता है. So we have joined forces together, not just now. The first AGM also in 2019 he came and he said that we should be united, and that is basically for the sake of cricket and for cricketers that we are getting together to ensure that we can progress in cricket. Changes क्या होगी कि अब now cricketing में जो हम करेंगे, we want to ensure that we put more work into grassroots level. Last 2-3 साल में what we have completed is कि हमारी stadium is अभी finish होने वाला है. We have finished all AGM जो भी हमारा backlog था. अब क्रिकेटिंग के लिए भी we want to put more efforts, ensure grounds, coaches, facilities are available for everyone. पहले से ही मैं मानता हूँ कि ठीक है, एक एसोसिएशन है, काफ़ी लोग हैं इसमें, अलग अलग विचारे होते हैं, लेकिन आखिरी में एसोसिएशन के हित के लिए सभी को एक इच्छा होती काम करने के लिए,
और अगर वो इच्छा है पॉजिटिवली तो ये एसोसिएशन आगे बढ़ सकता है। 2019 में जब इलेक्शन हो गए थे और उसके बाद मैंने जब एक्सटेंड किया था और हमारे जो ग्रुप था और मेंबर्स थे जिन्होंने एक सपोर्ट एक्सटेंड किया था, तो वो एक बीसीए के आगे ले जाने के लिए एक्सटेंड किया था। पहले मैं भी प्रेसिडेंट था, मैं 16 साल एक ऑफिस बेरर था बीसीए में। मुझे मालूम था कि बीसीए कहाँ हमारे डिफरेंसेस की वजह से पीछे पड़ गया था दूसरे एसोसिएशंस के सामने। एसोसिएशन को एक ज़रूरत थी उस समय एक स्टेडियम बनाने के लिए। 2013 में ज़मीन भी एसोसिएशन ने एक खरीदी थी, लेकिन 2019 तक स्टेडियम नहीं बन पा रहा था। और उस समय एक स्टेडियम का बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट था, जो आज काफ़ी काम हुआ है और एक स्टेडियम शायद 1 साल में तैयार भी हो जाएगा। देखिए, ज़रूर एसोसिएशन का जो प्रोग्रेस रहता है उसमें इम्पैक्ट ज़रूर आता है, स्लो हो जाता है। एक स्टेडियम ही आप देख लीजिए, ज़मीन 2013 में ली थी हमने और स्टेडियम अब 10 साल बाद बन रहा है। तो एक ये जो आपने पूछा एक एग्जांपल है। क्रिकेट सफ़र हो जाता है, अच्छे लोगों को फिर अपॉइंटमेंट मिलने को फिर तकलीफ़ें हो जाती है। और ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं एसोसिएशन में, झगड़े होते हैं, लेकिन जब एसोसिएशन एक बार इलेक्शन हो जाता है उसके बाद वो डिफरेंसेस साइड में रख के फिर एसोसिएशन के लिए काम करना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इलेक्शन ज़रूर होंगे कोई भी संस्था में, और वैसे बीसीए में भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन उससे आगे ले जाना कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो एसोसिएशन के हित के लिए ही ख़राब रहता है। और जैसे प्रणव जी ने कहा कि लास्ट इलेक्शन 2019 में इलेक्शन हो गए, उसके बाद फिर वो डिफरेंसेस या ओपिनियन आगे ले जाके उसका कोई फ़ायदा नहीं था। मेंबरों ने एक वर्डिक्ट दे दिया था और उसे आगे ले जाना ज़रूरी था। मौसम और पर्यावरण में हो रहे बदलाव के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज को लेकर वडोदरा की सोकलिन संस्था द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में पर्यावरण के लिए काम करती आई सोकलिन संस्था द्वारा क्लाइमेट चेंज पर एक खास सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें रोड मैप फॉर वडोदरा अर्बन रीजन पर विशेषज्ञों ने अपनी राय प्रदर्शित की। इस मौके पर सोकलिन की चेयरपर्सन राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ समेत के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर क्लाइमेट चेंज से आ रही दिक्कतों पर विचार विमर्श किया। हर शहर को बहुत कुछ करना है एनवायरनमेंट के बदलाव के लिए। हर शहर को ये समझना है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए हर शहर को बहुत कदम उठाने हैं। साइंस को बहुत कंट्रीब्यूट करना है इसमें, एंड सोसाइटी को भी। आप और मैं अपनी दिनचर्या में क्या करते हैं, अगर सोच के देखें क्या क्या बदल सकते हैं। जैसे घर पे वेस्ट सेग्रीगेशन, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करना, बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत लोग हम करते नहीं हैं। अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना कि हम पौधे ज़रूर उगाएं और सिर्फ लगा नहीं दें, उनका केयर भी करें ताकि वो बड़े हों। फिर हर जगह पे हम गाड़ी लेके जाते हैं, ना जाएं, छोटे डिस्टेंस हम पैदल भी जा सकते हैं। सिटीजन्स का ये काम है, जो सिटी लेवल पे ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को ये प्लान करना चाहिए कि जो भी वो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं उसमें जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पेड़ पौधे और वाटर बॉडीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। सोसाइटी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट सोकलिन द्वारा आज 2 साल के गैप के बाद एक बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से हम सेमिनार का आयोजन नहीं कर पाए थे, और इस बार जो विषय है
क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज मौसम कितना जल्दी बदल रहा है। अभी फरवरी महीना है, फिर भी ठंड चल रही थी अभी तक, और बोल रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ जाएगी। कई जगह सीज़न के बिना बारिश भी हुई, जिससे हमारे सिस्टम को बहुत लॉस भी होता है। खास करके हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है तो उसमें बहुत लॉस होता है। तो क्लाइमेट चेंज पे हम क्या कर सकते हैं, क्यों हो रहा है ये जानने के लिए हमने विविध निष्णातों को बुला के आज ये सेमिनार का आयोजन किया है। और उसमें शोकलिन के सभ्य, यूनिवर्सिटी के सभ्य, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी भाग ले रहे हैं, ताकि ये मैसेज सबको पहुँचाया जाए और हम अपनी जीवन पद्धति कैसे बदलें, क्या करें, ताकि हम ये क्लाइमेट चेंज का इश्यू सॉल्व कर सकें। वीएनआई बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआई। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है। 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर अपने अपने श्याम में। नीचे लिखी हुई जो जगह है इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूँ कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। वर्षों से साध थी कि राम पर तो बहुत बात की, भगवान राम ने माध्यम बनाया मेरी जिह्वा को, मेरी वाणी को, मैं आप सबसे कुछ साझा कर सकूं। सबके मन में था कि कभी कन्हैया पर भी बोलूं, भुवन मोहन कन्हैया पर बोलूं, अपने कृष्ण पर बोलूं, अपने कान्हा पर बोलूं। अब ये सुयोग बन गया है। तो 3 और 4 मार्च को वडोदरा में सुयोग बनाया मेरे प्यारे छोटे भाई और आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय नेता जिगर इनामदार ने। जिगर से मेरा बहुत पुराना संबंध है। 20-25 वर्षों से मैं उसका संघर्ष देखता हूँ, उसका समर्पण देखता हूँ, आप लोगों के प्रति उसकी चिंता देखता हूँ। तो आप सबसे मुलाकात हो रही है वहां पर अपने अपने श्याम में। नीचे लिखी हुई जो जगह है इस पट्टी पर आप ध्यान दें और आप सब यहाँ पधारें। बाकी आपसे बीच में और संवाद करूंगा, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना आपको दे रहा हूँ कि अपने अपने श्याम विश्व में पहली बार वडोदरा में हो रहा है।
जब से इंसानों ने अपने घर बढ़ाने की शुरुआत की है तब से पक्षियों के घोंसले कम होते जा रहे हैं। खासकर छोटी छोटी चिड़ियाएं तो अब लुप्त होती जा रही है। चिड़ियाओं को बचाने की मुहिम के भागरूप गुजरात के वडोदरा शहर में स्टार इंडिया द्वारा बर्ड हाउस मेकिंग कंपटीशन आयोजित की गई है, जिस पर आयोजक तनुज देसाई द्वारा जानकारी दी गई। आज का जो पर्पस है अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल से हम लोग ये बर्ड हाउस मेकिंग कंपटीशन लॉन्च कर रहे हैं और इस साल हमने एक नया एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। उसमें उसका नाम दिया है घर वापसी ऑफ हाउस पैरोस। तो वो एक फ़ोटोग्राफी कंपटीशन है। तो हमारा जो हाउस मेकिंग बर्ड हाउस मेकिंग कंपटीशन डिज़ाइन कंपटीशन है वो उसके साथ में फ़ोटोग्राफी कंपटीशन भी रहेगी। दोनों का क्लोजिंग डेट 5 मार्च है। तो गूगल फॉर्म हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, इंस्टा पे अवेलेबल है। सो फेसबुक और इंस्टा पे @स्टार इंडिया स्पैरो के नाम से है और जो वेबसाइट है उसमें www.starindiasparrow उसके नाम से है। तो यू कैन गो टू आइदर ऑफ दिस। उस पर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, वो आपको भरना है। दोनों के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म है, फोटोग्राफी के लिए भी गूगल फॉर्म है और बर्ड हाउस मेकिंग के लिए भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ देयर इज़ नो एंट्री फी, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। वी आर एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम पीपल टू पार्टिसिपेट। द आइडिया इज़ कि जितने लोग इसमें पार्ट लेंगे, जितला લોકો આમાં જોડાશે, તો લાસ્ટ 2 વર્ષથી અમારી પાસે 500 એન્ટ્રી આવે છે। તો અમારું એક્સપેક્ટેશન એવું છે કે એટલીસ્ટ 500 ના 600, 650, 700 જેટલા ઘર આવે। અને અમારી સાથે 12 અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ જોડાયેલા છે આમાં અને છેલ્લા 3 વર્ષથી એ લોકો સાથે અમારી સાથે જોડાયેલા છે। આ વખતે ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ફોટોગ્રાફી એસોસિએશન જોડાયું છે અને એમાં મારી પાસે આજે સવારના જ એનું કન્ફર્મેશન આવ્યું છે કે જે એસ્ટીમ જ્યુરી છે એમાં 3 બહુ દિગ્ગજ ફોટોગ્રાફર્સ છે આપણા બરોડાના। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है और ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बोर्ड के छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की गई। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तनाव छात्रों और अभिभावकों पर इस कदर हावी होता है कि जिसका असर बोर्ड परीक्षाओं पर और छात्रों की जिंदगी पर पड़ता है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों को होने वाले तनाव को दूर करने के लिए वडोदरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक खास पहल के भाग रूप एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसमें कई शिक्षकों को शामिल किया गया है। किसी भी तरह की दुविधा पर छात्रों को इन शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस मौके पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निर्वाण दिवस निमित्ते आज भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर द्वारा समाजना दरेके दरेक वर्गों सुधी पहोंचवानी एमनी जे संकल्प ए संकल्प ने परिपूर्ण करवा माटे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा जे रीते परीक्षा ने उत्सव तरीके लेवानी कल्पना करवामां आवी छे एना भागरूपे आज ई विद्या एपनु लॉन्च करवाना कार्यक्रमનું आयोजन कर्युं छे। कार्यक्रमમાં મારી સાથે ઉપસ્થિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ઇન્ચાર્જ ચેરમેન ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ, વડોદરાના નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન દિલીપસિંહ ગોહિલ, જેમના માધ્યમથી આ ઈ વિદ્યા એપ બનાવવામાં આવી છે। મીડિયાના અમારા કન્વીનર મુકેશભાઈ, વિનીતાબેન, વડોદરા શહેરના જે શિક્ષકો આ સેવા યજ્ઞમાં જોડાયા છે તે સૌ શિક્ષક મિત્રો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરના શિક્ષક સેલના કન્વીનર નવીનસિંહ જેતાવત અને આપ સૌનું આજના આ પવિત્ર દિવસે સ્વાગત કરું છું। 10મા અને 12મા ધોરણની પરીક્ષા એ વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર કુટુંબ માટે એક ચેલેન્જ હોય છે। આખું કુટુંબ આ દિવસે આખા વર્ષ દરમિયાનમાં વિદ્યાર્થીને વધારેમાં વધારે સારી રીતે તૈયાર કરવા અને તૈયાર થયેલો વિદ્યાર્થી પરીક્ષાના દિવસે સારામાં સારું પરફોર્મ કરે એના માટે ચિંતા કરતા હોય છે। એને કારણે ઘણીવાર વિદ્યાર્થી પોતાનું ભણેલી વાત પણ ભૂલી જતા હોય છે। ત્યારે જે વસ્તુ એણે શીખેલી છે એ વસ્તુને ફરી એક વખત એને જોવા માટે વિડીયો લેક્ચરની સિરીઝ ઈ વિદ્યા એપના માધ્યમથી બનાવવામાં આવી છે। ધોરણ 10માં બધા જ વિષયના મુખ્ય વિષયોની ઈ વિદ્યા એપના સિરીઝમાં બધા જ વિષયો લેવામાં આવ્યા છે। તો ધોરણ 12માં કોમર્સના બધા જ વિષયોના આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। વડોદરાના જ शिक्षकों माध्यमથી આ वीडियो लेक्चर की सीरीज बनावવામાં આવી છે। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समर्पण दिन है। भारतीय जनता पार्टी के
वडोदरा शहर के अध्यक्ष श्री आदरणीय डॉक्टर विजय भाई शाह ने आज जो बच्चे स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका स्ट्रेस कम करें, उनको जो मेन सब्जेक्ट में कुछ डिफ़िकल्टी हो तो डिफ़िकल्टी सॉल्व कर पाए, वो घर बैठे उनको कोई चैप्टर पढ़ना हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो पढ़ पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वडोदरा शहर के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह ने एक टीचर्स लिस्ट जारी की है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 2 एक्सपर्ट टीचर के मोबाइल नंबर है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो डायरेक्टली वो टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ई विद्या ऐप का लॉन्चिंग किया है। ई विद्या ऐप एक ऐसी ऐप है कि जहाँ पे बच्चे 10th और 12th की जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर रखे गए हैं। बच्चे घर बैठे वो वीडियो लेक्चर जितनी बार उनको देखना है वो देख सकते हैं। और ये ई विद्या ऐप भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अमूमन हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कचरा कुछ रुपयों में कबाड़ में बेच देते हैं जिससे उसका सही डिस्पोजल नहीं होता है और प्रदूषण फैलता है। लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि अब ई वेस्ट का सही निकाल तो होगा ही, साथ ही आपको कॉरपोरेशन उचित दाम भी चुकाएंगी। भारत में ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर कोई जागरूकता नहीं है और ऐसे में ई वेस्ट का निकाल भी सामान्य कचरे के साथ कर दिया जाता है जो पशु पक्षियों के साथ साथ आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बन सकता है। ऐसे में भारत में पहली बार गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा एक खास ई वेस्ट कलेक्शन व्यवस्था शुरू की गई है जिसका उद्घाटन आज वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ विधायकों की उपस्थिति में किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जे ई वेस्ट वडोदरा शहर में जे कचरो है ए कचरानो निकाल थाय, जे कॉम्प्यूटर है, प्रिंटर है, एलईडी स्क्रीन है अने सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, राउटर है, अलग अलग प्रकारनो जे इलेक्ट्रॉनिक कचरो निकळे छे आ कचरानो योग्य स्तरे योग्य ढबे एनो निकाल थाय, रिसाइकलिंग थाय एना माटे एक नवतर प्रयोग रूपे आज वडोदरा महानगरपालिकानो पोतानो ई वेस्ट 1500 किलो जेटलो एटले एमां कही शकाय कि एलईडी मॉनिटर 85 नंग, सीपीयू मशीन 13 नंग, कैनन एचपी प्रिंटर 58 नंग, कीबोर्ड 82, माउस 9, 1100 नंग टेब्लेट पीसी, बैटरी, चार्जर, सोलर चार्जर आવું 1100 नंग आવું टोटल 1500 किलोनो कचरो आज ईसीएस कंपनीने अमे कदाच गुजरातनी अंदर प्रथम वखत पालिकामांथी आटलो बधो कचरो 1500 किलोनो जे ई वेस्ट है निकाल करवा अने वैज्ञानिक ढबे एनो प्रोसेस थाय एना माटेनो प्रयोग करवामां आव्यो छे। वडोदरा शहरना नगरजनों माटे पण टोल फ्री नंबर जाहेर करवामां आव्यो छे। आज कंपनी वडोदरा शहरना नगरजनों पासेथी पण आ ई वेस्ट उघरावशे अने एना ज भागरूप आज धारासभ्य चैतन्यभाई द्वारा पण अमने आ ई वेस्ट पालिकाने सौंपवामां आव्यो ने पालिकाए कंपनीने सौंप्यो छे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पूरे सिस्टम जहाँ से उत्पन्न होता है वहाँ से उसका कलेक्शन करके संस्था को देने की जो मैटर है उसमें टोल फ्री नंबर जो कॉरपोरेशन का है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समर्पण दिन है। उसी तरह से माननीय वड़ा प्रधान ने भी अपील की है। वहाँ हमने जिस प्रकार से ये आयोजन किया है 2013 से ये कार्यक्रम शुरू है उसमें हम माननीय मेयर श्री की उपस्थिति में अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में आज कॉरपोरेशन का खुद का जो ई वेस्ट है वो 1500 किलो के आसपास एकत्रित हुआ है। वडोदरा शहर के नागरिकों को ई वेस्ट निकाल के लिए वडोदरा महानगर पालिका के कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 180023300265 पर संपर्क करना होगा। संपर्क के बाद महानगर पालिका की टीम खुद आपके घर आकर आपका ई वेस्ट ले जाएगी और उसकी कीमत भी चुकाएगी। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा 1500 किलो वजन का ई वेस्ट आज डिस्पोज किया गया है। वहीं अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई ने भी अपना ई वेस्ट वडोदरा महानगर पालिका की इस सेवा को जमा कराया है। वडोदरा का जो ये ई वेस्ट कलेक्शन का हमारा प्रोजेक्ट है वो आप मल्टीपल वे से यहाँ पे हमको ई वेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट्स है, कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, कॉरपोरेशन के टोल फ्री नंबर है, हमारे नंबर है,
मल्टीपल वे है जिस तरीके से आप अपना रिक्वेस्ट देते हो ई वेस्ट कलेक्शन का, उस पर हम ई वेस्ट कलेक्ट करके आपको उसका प्रॉपर जो है वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैडम, अगर किसी के घर से लेना हो तो किस तरह करना होगा और क्या प्राइस दी जाएगी? अगर किसी को अपने घर से, ऑफिस से, कहीं से भी छोटा से छोटा ई वेस्ट अगर देना है तो आपको हमको ई वेस्ट की आपकी डिटेल्स देनी रहती है, जिसमें बहुत ही बेसिक डिटेल होती है, जैसे कि वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर उसके फ़ोटोग्राफ्स है, और उसके बेस पे हम आपको एक प्राइस कोट करते हैं। अगर वो आप प्राइस एक्सेप्ट करते हो तो फिर हम आपके यहाँ से आके ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अगर छोटे से छोटा भी ई वेस्ट हो, मानो समझो सिर्फ आपके पास कोई बैटरी है, पेन ड्राइव है, या फिर सिर्फ वायर भी है, तो वो भी हम आपके यहाँ आके ई वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। गुजरात के वडोदरा में आयोजित मराठी वाङ्मय परिषद अंतर्गत प्रखर कवि सौमित्र की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। मराठी साहित्य और मराठी भाषा को और विस्तार देने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में 3 दिवसीय मराठी वाङ्मय परिषद का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रखर कवि सौमित्र की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के ही कवि अंजलि मराठे, रेवती दाभोलकर, डॉक्टर सुरेखा विनोद, प्रसाद देशपांडे, अनिल राव, चंद्रकांत घाडणकर, वैशाली भागवत, साइली कुलकर्णी, अंजलि माणगांवकर, अजित पाटनकर और सुनील जोशी ने अपनी काव्य रचनाएं पेश की। प्रखर कवि सौमित्र ने भी अपनी अद्भुत रचनाओं को इस मौके पर प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर उपस्थित सभी लोग काफी अभिभूत हुए। अभी कवि सौमित्र जो मराठी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी अध्यक्षता में कवि सम्मेलन चल रहा है और इसमें बड़ौदा के स्थानिक 11 कवि अभी शामिल हुए हैं। पहले वो अपनी रचनाएं यहाँ पेश करेंगे और उनके बाद कवि सौमित्र अपनी खुद की रचना पेश करेंगे। कविता इस विषय पर जो उनका अनुभव है, जो आज तक उन्होंने हासिल किया है इस प्रांत में, उसके बारे में वो बात करेंगे और जो कविता के बारे में वो बताएंगे, ये सभी साहित्य रसिक उनके लिए तो ये प्रेरणादायी रहेगा ही रहेगा, मगर जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए भी लिखने के लिए प्रेरित करने वाला उनका अभी जो सेशन चल रहा है वो होगा। मराठी साहित्य और मराठी भाषा के महत्तम प्रचार प्रसार के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में मराठी वाङ्मय परिषद द्वारा 72वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से गुजरात के वडोदरा शहर में मराठी लोग बसते आए हैं। मराठी भाषा और संस्कृति के जतन और प्रचार प्रसार के उम्दा हेतु से वडोदरा के राजवी सर सयाजीराव गायकवाड़ की प्रेरणा से सन 1931 में मराठी वाङ्मय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका 72वां वार्षिक सम्मेलन 10 से 12 फरवरी तक वडोदरा के डांडिया बाजार स्थित जुमादादा प्रोफेसर माणिकराव अखाड़ा में आयोजित किया गया है। इस मौके पर सौमित्र के नाम से प्रसिद्ध मराठी कवि और दमदार अभिनेता किशोर कदम की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयोजन किए गए। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के वीएमसी के पदाधिकारियों और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। महाराष्ट्र बहार जे कोई एक राज्य में जेने આપણે મરાઠી બાણા કહીએ અથવા માતૃભાષાનું જેમને જોપાસના કરી છે એવું ગુજરાત રાજ્યનું આ સંસ્કારી નગરી વડોદરા શહેર અને એવી સંસ્થા જે 92 વર્ષથી સતત કાર્યરત છે અને આજે જ્યારે 72મું જ્યારે એનું અધિવેશન છે અને અધ્યક્ષ તરીકે કિશોર કદમ સાહેબ આવ્યા છે, જેઓ મરાઠીના ખૂબ જ જાણકાર મરાઠી હિન્દીના કલાકાર, એક્ટર અને સાથે સાથે કવિ છે। એ આપણા માટે વડોદરા માટે ખૂબ સૌભાગ્યની વાત છે। આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે જે પુણ્યભૂમિ પર આપણે ઊભા છે ત્યાં આઝાદીની લડાઈમાં પણ ઘણા ક્રાંતિકારીઓએ અહીંથી શરૂઆત કરેલી હતી અને મરાઠી વાङ्મય પરિષદ એક એવી સંસ્થા છે કે તેમાં આવા પ્રકારના સમ્મેલનોમાં લોકમાન્ય તિલકજીથી લઈને પ્રખ્યાત અત્રેથી લઈને જેટલા પણ મરાઠીના દિગ્ગજ બધા અધિકારી થઈ ગયા છે, આપણે એવું કહીએ કે જેમને મરાઠી ભાષા મજબૂત કરી, સમૃદ્ધ કરી છે, તમામ જ્યારે સંમેલનના અધ્યક્ષ થયા છે ત્યારે આજથી 3 દિવસ સુધીના આ કાર્યક્રમમાં આપના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના તમામ ભાષિકોને
ફક્ત મરાઠી નહીં તમામ ભાષિકોને હું આમંત્રણ આપું છું કે આવા કાર્યક્રમોમાં આવવું જોઈએ, જેથી કરીને બીજા રાજ્યોમાં જઈને પણ જે ભાષા કામ કરતી હોય, જેના નાગરિકો પોતાની ભાષા અહીં સાચવતા હોય ત્યારે, અને ખાસ કરીને સંસ્થાના અધ્યક્ષ અમારા મિલિંદ બોડસ સાહેબ અને બચ્ચાઓ સર અને આખા ટીમને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને આજે ફરીથી સૌભાગ્યની વાત એવી છે કે આજે સંમેલનના અહીંયા વડોદરાના અધ્યક્ષ તરીકે ટેકનોલોજીના સૌથી જૂના વિદ્યાર્થી, ટેકનોલોજીના સૌથી જૂના પ્રોફેસર અને અહીંયા 50મા અધિવેશનમાં જેઓ અધ્યક્ષ હતા એવા દામલે સાહેબ પણ અત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. ये बहुत पुरानी परंपरा रही है इसको 80 सालों की, और यहाँ जो लोग आए हैं उनके नाम पढ़कर मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी बिल्कुल योग्यता नहीं है इस कुर्सी पर बैठने की, लेकिन उनके प्यार की खातिर मैं सिर्फ यहाँ बैठा हूँ. मतलब प्र.के. अत्रे, पु ल देशपांडे, बाभो बोरकर, गोनी दांडेकर, तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री, कानेटकर, तेंदुलकर, ऐसे कितने नाम गिनाऊँ मैं कि 80 साल से यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते रहे हैं. और महाराष्ट्र और गुजरात ये अपने पड़ोसी राज्य हैं, जैसे मराठी और गुजराती है. बम्बई में मैं थिएटर और लिटरेचर में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो वहाँ मनोज जोशी से लेके स्वप्ना वाघमारे, सौम्या जोशी, संजय जोशी, काजल ओझा, ये सारे मेरे दोस्त हैं. तो गुजराती की इस भूमि में मराठी के जो भाई लोग हैं, वो मराठी भाषा पर जो प्रेम है वो जागृत रखने के लिए इतने सालों से जो पैशनेटली काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे उन्होंने निमंत्रित किया. इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है. गुजरात के वडोदरा की निशा कुमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को सर करने के सपने के साथ इन दिनों कड़ी मेहनत कर रही हैं. वडोदरा के पूर्व सैनिक के परिवार की निशा कुमारी साइकिलिंग, दौड़ और पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्र में अपना करियर बना रही है. साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेश को भी वो आगे बढ़ा रही है. निशा कुमारी के जीवन का लक्ष्य विश्व के सबसे ऊंचे एवरेस्ट पर्वत को सर करने का है. इस ध्येय को सिद्ध करने के लिए पिछले कई वक्त से बर्फ से ढके हुए इलाकों में साइकिलिंग, दौड़ और विभिन्न शिखरों के आरोहण द्वारा शरीर को एवरेस्ट आरोहण के लिए निशा कुमारी तैयार कर रही हैं. इसी के भागरूप हाल ही में निशा कुमारी ने मनाली में स्कीइंग का प्रशिक्षण अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान से लिया है. 15 दिनों के इस कोर्स से निशा कुमारी में आत्मविश्वास बढ़ा है. वो जल्द ही एवरेस्ट सर करने के अपने सपने को पूरा करने का मन बना रही है. गुजरात के अरवल्ली में आलू की फसल सबसे ज्यादा होती है. आलू की फसल में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसानों को सिखाने के लिए एक खास आयोजन किया गया. गुजरात का अरवल्ली जिला यानी कि आलू की फसल के लिए काफी प्रसिद्ध जिला. अरवल्ली में आलू की फसल में और बढ़ोतरी करने के आशय के साथ मोडासा के कोलीखड़ गांव में पोटैटो फील्ड डे आयोजित किया गया, जिसमें आलू की फसल लेने में इस्तेमाल किए जाने वाली जर्मन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया. समय के साथ किसान टेक्नोलॉजी और मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, इस आशय के साथ इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया. अरवल्ली जिले में आलू की फसल गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, जिसे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. આજના સમયમાં આધુનિક ખેતી આપણા દેશની અંદર ડેવલપ થઈ રહી છે, તો અમારી કંપની પાસે વર્લ્ડ ક્લાસ ટેકનોલોજી છે, જે અમે છેલ્લા 4 વર્ષથી ગુજરાતની અંદર અમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતમાં અમે મશીન વેચાણ કરી રહ્યા છીએ, તો જેનાથી ઓછા સમયમાં ઝડપથી પાક થાય, ખેડૂતોને સારું ઉત્પાદન મળી રહે. અને અત્યારે આપણે અહીંયા લાઈવ જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓછા સમય બટાકાની ખેતી એક એવી ખેતી છે જે ઓછા સમયની અંદર એનું વાવણીનું કામ પછી હાર્વેસ્ટિંગનું કામ એ પૂરું કરી લેવું પડે. તો એના માટે અમારી પાસે બધી જ પ્રકારના મશીન છે, જર્મનીની ટેકનોલોજી છે, તો એ બધી અહીંયા લાવ્યા છીએ અમે અને ખેડૂતોને અમે લાઈવ બતાવી રહ્યા છીએ. મશીનો વિશે અમે ટેકનિકલ માહિતી આપી છે અને એ માહિતી આપવાથી એમનામાં એક અવેરનેસ આવે અને ભવિષ્યમાં અમારા મશીનની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકે, એ માટે એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ અહીંયા અમે આજના દિવસે આયોજન કર્યું છે. पिछले 65 सालों से कथक क्षेत्र से जुड़ी प्रखर नृत्यांगना शमा भाटे इन दिनों वडोदरा शहर की मेहमान बनी है. उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के छात्रों को मार्गदर्शन भी दिया. वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डांस में खास वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें प्रखर कथक गुरु शमा भाटे ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया. गुरु शमा भाटे पिछले
कई सालों से इस क्षेत्र में उम्दा सेवाएं दे रही है और इन दिनों वडोदरा शहर की मेहमान बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन का लाभ फैकल्टी के छात्रों को भी दिया गया। मैं वर्कशॉप लेने के लिए आई हूँ। मैं बड़ौदा पहली बार आई हूँ तो बड़ी उत्सुक हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए, और देखती हूँ मैं सिखाऊंगी भी और हमारा एक जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। किस तरीके से आपको ये सीखने को मिला था? किस तरीके से आपने किसके पास ये काम करा था? मैं तो पुणे से हूँ। मैं गुरु रोहिणी जी भाटे इनकी शिष्या हूँ। मैं एकदम बचपन से उनके साथ सीखना शुरू किया और उन्हीं को देख के मेरा मन किया कि मैं नाच करूँ, और उन्हीं की वजह से इंस्पिरेशन से मैं नाच करती रही इतने साल तक, बुढ़ापे तक, और अभी भी नाच रही हूँ, सिखा रही हूँ और काम करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है नृत्य विभाग का कि आज इतनी बड़ी हस्ती हमारे डिपार्टमेंट में आई हैं। श्रीमती शमा भाटे जी का नाम सब जानते हैं। कथक क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो उनको न जानता हो, और आज उनके एक्सपीरियंस की और उनके एक्सपर्टाइज़ का जो फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, वो सच में उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित शताब्दी महोत्सव में कई संतों ने दीक्षा ली है। उन्हीं में से 250 जितने नवदीक्षित संत वडोदरा के अटलादरा मंदिर पधारे और यहां से उन्होंने पदयात्रा का आयोजन किया। स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी के अवसर पर भव्य शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अलग अलग आयोजन पूरे महीने किए गए। शताब्दी महोत्सव के संपन्न होने पर वडोदरा के अटलादरा के 250 जितने संतों ने चाणसद तक पदयात्रा का आयोजन किया। આજ રોજ અટલાદરા વડોદરા મંદિરે સારંગપુરથી સંત તાલીમ કેન્દ્રના સંતો, પાર્ષદો અને સાધકો એ પધાર્યા છે. વિશ્વવંદનીય સંત વિભૂતિ ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ
તાજેતરમાં અમદાવાદ ખાતે ભવ્યતાથી અને દિવ્યતાથી ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એવો ઉજવાયો. એ સમયા ઉત્સવની અંદર રક્તવાહિની સમાન એવા સર્વે સંતો પાર્ષદો અને સાધકોએ તનતોડ મહેનત છે કરી છે. મહંત સ્વામી મહારાજને રાજી કરવા માટે સખત પુરુષાર્થ કર્યો છે. એવા સર્વે સંતો પાર્ષદો અને સાધકો સમયા મહોત્સવનું કાર્ય પૂર્ણ કરીને યાત્રા અર્થે નીકળેલા છે અને ખાસ આજે તો અટલાદરા મુકામે પધાર્યા. અહીંથી તેઓ સર્વે સંતો ચાણસદ મુકામે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું પ્રાગટ્ય સ્થાન ત્યાં સુધી બધા ચાલતા ચાલતા ભક્તિ અર્ઘ્ય અર્પણ કરવા માટે બધા પધારવાના છે. ખાસ ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આભાર વ્યક્ત કરવા માટે કે આપની કૃપાથી આપની દયાથી આ ઉત્સવ સારો થયો છે, તો એ નિમિત્તે આભારની લાગણી દર્શાવવા માટે આ સર્વે સંતો ચાણસદ पदयात्रा मुकामे पधारवाना छे. गुजरात के वडोदरा शहर के डांडिया बाजार में एक नए मोबाइल शॉप के उद्घाटन के लिए WWE चैंपियन खली वडोदरा पधारे. वडोदरा के डांडिया बाजार में उबॉन केवल मोबाइल का उद्घाटन हुआ है, जिसके उद्घाटन के लिए भारतीय पहलवान और कुश्तीबाज और WWE में चैंपियन रहे द ग्रेट खली मौके पर पहुंचे. द ग्रेट खली को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े. द ग्रेट खली की एक झलक पाने के लिए वडोदरा शहर के युवा काफी बेताब दिखे. एक ओपन जीप में सवार होकर द ग्रेट खली मोबाइल दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उनके साथ हजारों लोगों का हुजूम देखा गया. इस मौके पर गर्मजोशी के साथ द ग्रेट खली का मोबाइल शॉप के ओनरों द्वारा स्वागत किया गया. हमारी अपनी माँ से तो हम सब प्यार करते हैं, लेकिन मदर अर्थ के प्रति कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाते हैं. मदर अर्थ को प्यार करने के संदेश के साथ वडोदरा के वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा एक खास रैली आयोजित की गई. देश दुनिया में इन दिनों वैलेंटाइन वीक मनाया जा रहा है. वैलेंटाइन वीक के जरिए अपने प्रियजनों के प्रति प्यार जताया जा रहा है. ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में इस सप्ताह को हमेशा से कुछ खास तरह से वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है. जैसे हम अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, वैसे ही मदर अर्थ को प्यार करने की प्रेरणा देते हुए वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें राइजिंग प्राइमरी स्कूल के छात्र और पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च के एनएसएस छात्र शामिल हुए. ये रैली नरहरी सर्कल से शुरू होकर कमाटी बाग के गेट नंबर 1 पर समाप्त हुई. इस रैली का आयोजन पर्यावरण के मुद्दे, लोगों को जागरूक करना और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, संरक्षित करने और पोषण करने के लिए हर एक को प्रोत्साहित करने का था. इस मौके पर वीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे और उन्होंने छात्रों को ई वेस्टेज का ध्यान रखने, खाने की बर्बादी से बचने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की आदत डालने के लिए प्रेरित किया. वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत और आप वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं. यूट्यूब और फेसबुक पर तो 9 बजे लाइव देखते ही है. साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर वीएनएम की खबरों को लाइव 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.